दो तीन बात से स्टार्ट करेंगे। पहला बात, मेरे तबीयत से, तबीयत मेरा सही हो गया है। बुखार बार बार आ रहा था, जा रहा था, नॉर्मल दवा काम नहीं किया। लास्ट में मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा, तब जाके सही हुआ है। सिलेबस का कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि जब जिम्मेवारी लिए हैं तो पूरा कराएंगे ही कराएंगे। दूसरा बात, अभी तुरंत बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बताया गया है कि 2 से ढाई महीना में वैकेंसी आने वाला है। पेपर में भी ये बात आया हुआ है। तो तैयारी अभी से करना है, ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तब रिजल्ट नहीं होता है। जो तैयारी अभी से करेगा और जब वैकेंसी आएगा उस टाइम रिवीजन स्टार्ट कर देगा, तब जाके रिजल्ट होगा। तीसरा बात, आज तारीख है 17, कल होगा 18। 18 तारीख से पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है बिहार के एग्ज़ाम्स में धांधली को लेके। स्पेशली जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है, दरोगा एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर का मांग है, आंसर की जारी करने का मांग है, ये सारा मांग उठाया जाएगा। और मस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में जो मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, उसमें धांधली के बाद सामने आया है। EOU जो है अपना रिपोर्ट सौंपा है CSBC को कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, पेपर में भी दिया हुआ है। तो अब देखो आगे क्या होता है। अगर इसका रिजल्ट आना रहता ना तो अब तक आ जाता। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या कि हो सकता है एग्ज़ाम रद्द हो जाए। अब आगे देखो क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि जब धांधली के बाद सामने आ गया तो एग्ज़ाम तो कैंसिल होना ही चाहिए। हम लोग कहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? NCERT क्लास 9th साइंस पार्ट का चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाई। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और आज इसका पार्ट 3 स्टार्ट करना है अंतर्दैवी जालिका से। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लेना, लाइन बाय लाइन समझा है, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। और आज पार्ट 3 में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पार्ट 3 में जो कोशिका अंगक के बारे में पढ़ना है, जैसे अंतर्दैवी जालिका है, गोल्जी उपकरण है, लाइजोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और साथ में इसका क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। और समझाने के लिए तो जानते हो एकदम बढ़िया से समझाते हैं फिगर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अंतर्दैवी जालिका से। अंतर्दैवी जालिका, इंग्लिश में ER, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो E फॉर इंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और बात, ये जो अंतर्दैवी जालिका जो होता है ER, ये दोनों में होता है, प्लांट में भी और जंतु में भी। देखो यहाँ पे ये पादप कोशिका है, इसमें भी होता है अंतर्दैवी जालिका। और ये जंतु कोशिका है, इसमें भी होता है अंतर्दैवी जालिका। तो ये प्लांट और जंतु, पौधा और जानवर दोनों में होता है। अंतर्दैवी जालिका होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। तो ये झिल्ली की तरह होता है। ये कैसा झिल्ली होता है भाई? तो झिल्ली युक्त नालिका होता है, एक नली की तरह झिल्ली होता है, तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अब क्लियर हो गया? देखो ये जो अंतर्दैवी जालिका जो होता है ना, ये झिल्ली युक्त नाली होता है। ये नाली की तरह क्यों होता है? तो कोशिका में जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वो इसी अंतर्जालिका के थ्रू ही फ्लो करता है, आते जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अंतर्देवी जालिका जो है नाली की तरह होता है, और नाली से पता ही है कि आना जाना सब होता रहता है। कोई भी चीज़ हो, जो भी कोशिका का ज़रूरियात चीज़ हो, जैसे प्रोटीन हो, तो इसी नाली की तरह कोशिका के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचता है। ये लंबी नालिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ये जो अंतर्दैवी जालिका जो है, ये कैसा होता है भाई? नाली की तरह होता है, या गोल होता है, या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। अंतर्दैवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होता है। जो अंतर्दैवी जालिका है ये कैसा किसके समान होता है भाई? तो प्लाज्मा झिल्ली की तरह होता है। प्लाज्मा झिल्ली भी इसी में होता है। देखो प्लाज्मा झिल्ली कहाँ होता है? प्लाज्मा झिल्ली। तो अंतर्दैवी जालिका जो जो होता है ये भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होता है। क्लियर? आगे आओ। अंतर्दैवी जालिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा भाई? खुरदरी अंतर्दैवी जालिका,
इंग्लिश में RER। अब देखो लिखा हुआ है खुरदरी। खुरदरी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रफ। तो R फॉर रफ और ER का तो फुल फॉर्म पता ही है, अंतर्देवी जालिका, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार होता है चिकनी अंतर्देवी जालिका, SER। चिकनी का क्या होता है? S फॉर स्मूथ, E फॉर इंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। तो अंतर्देवी जालिका दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी और एक होता है चिकना। खुरदरी को इंग्लिश में RER और चिकना वाला को इंग्लिश में SER बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। और दोनों टाइप इसमें दिया भी हुआ है। देखो ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में दोनों टाइप दिया हुआ है। चिकनी अंतर्देवी जालिका ये वाला है, फिगर बुक में है, देख लेना। यहाँ देखो खुरदरी अंतर्देवी जालिका इसमें भी है। तो अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार का होता है, एक खुरदरा और एक चिकना। कहाँ पे थे हम लोग? हो गया RER जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है खुरदरा वाला, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ता है भाई? जो RER है ये खुरदरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। अब मान लो उस पर राइबोसोम ऐसे से लगा रहेगा तो खुरदरा दिखाई देगा। ठीक। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, मतलब राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है। ये भी एकदम सिंपल लिखा हुआ है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। ये पहले ही बताए कि जो अंतर्देवी जालिका होता है ये क्या करता है, तो जो भी कोशिका का जरूरियात चीज़ होता है जैसे प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। और ये भेजने का काम कौन करता है? तो जो अंतर्देवी जालिका दुग होता है, एक RER और एक SER। तो RER ही क्या करता है? जो प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम कहाँ होता है? तो RER पे होता है। तो RER क्या करता है? तो जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उस तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा, ER यही अंतर्देवी जालिका, ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखो, ये जो यहाँ पे बोला है कि RER जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, खुरदरा क्यों दिखाई देता है भाई? तो इस पे राइबोसोम लगा होता है और राइबोसोम पे प्रोटीन बनता है। और जो खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो प्रोटीन बना होता है, इसको आवश्यकता अनुसार ER क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतर्देवी जालिका हिंदी में, ये क्या करता है? कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। किसको? प्रोटीन को भेज देता है। और प्रोटीन तैयार कौन करता है भाई? तो RER तैयार करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइबोसोम तैयार करता है। और ये राइबोसोम कहाँ होता है? तो जो खुरदरा वाला अंतर्देवी जालिका होता है उसी पे होता है राइबोसोम। ठीक। अब SER क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पता ही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? तो वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। जो SER होता है चिकना अंतर्देवी जालिका, वसा और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करता है। क्लियर? यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लिपिड है, कौन कौन सा भाई? ये जो वसा और लिपिड है ये क्यों जरूरी है भाई? तो कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? वसा और लिपिड। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। अब देखो बोला है कि कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? वही प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो यही प्लाज्मा झिल्ली, यही कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। कौन भाई? प्रोटीन और वसा। क्लियर? इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन। किस प्रोसेस को भाई? तो कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है, तो इस प्रोसेस को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। मतलब झिल्ली का जनन होता है
प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली बोलो या कोशिका झिल्ली बोलो, किस प्रोसेस से बनता है? झिल्ली जीवात जनन प्रोसेस से बनता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। क्लियर? कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। और जो कुछ प्रोटीन और वसा होता है कोशिका में, वो कैसे काम करता है? तो एंजाइम और हार्मोन की भांति काम करते हैं। क्लियर? यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ये बोल रहा है कि विभिन्न कोशिका में अलग अलग सेल में जो ईआर होता है, अंतर्देवी जालिका, विभिन्न रूप में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का ही निर्माण करता है। एक हमेशा वो झिल्ली की तरह होता है। कैसा झिल्ली होता है भाई? तो नाली युक्त झिल्ली होता है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि वो जालिका तंत्र का निर्माण करता है, जाली युक्त तंत्र का ही निर्माण करता है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। अब देखो आगे बताएगा कि जो ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतर्देवी जालिका, ये इसका काम क्या है? तो काम तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि नाली की तरह होता है। और ये क्या करता है? तो जो जरूरियात चीज़ होता है जैसे प्रोटीन, ये कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाता है ये अंतर्देवी जालिका। तो वही चीज़ यहाँ बताएगा कि जो ईआर है ये किसके मध्य में ये जो प्रोटीन होता है, जो रियाज चीज़ जो भी होता है, उसका परिवहन करता है किसके बीच में। तो वही बताएगा कि ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, मतलब ये कोशिका द्रव का जितना भी क्षेत्र है ना, इसके बीच में क्या करता है भाई? तो ये परिवहन करता है, प्रोटीन वोटीन पहुंचाता है। कौन? ईआर। और देखो किसके बीच में पहुंचाता है? अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य, कोशिका द्रव का जो विभिन्न क्षेत्र है और जो केंद्रक के बीच में, देखो केंद्रक और कोशिका द्रव का विभिन्न क्षेत्र के बीच में के मध्य में क्या करता है? मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। अब समझ में आ गया? जो कोशिका द्रव का विभिन्न क्षेत्र है और यहाँ पे जो केंद्रक है, इसके बीच में पदार्थ का परिवहन कराता है। कौन से पदार्थ का? तो प्रोटीन का। वही तो लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रोटीन का परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करता है ये ईआर। और शुरू में बताया है कि नालिका की तरह काम करता है अंतर्देवी जालिका ईआर। क्लियर? ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। जो ईआर होता है ये और क्या करता है? तो कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रिया, कोशिका में बहुत सारा रासायनिक एक्टिविटी भी होता है, ठीक? तो उसके लिए क्या करता है? कोशिका द्रवी ढांचे का भी कार्य करता है, कोशिका द्रव का भी काम करता है ये ईआर, क्योंकि कोशिका में बहुत सारा रासायनिक एक्टिविटी भी होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ईआर जो होता है कोशिका द्रव के ढांचा के रूप में भी काम करता है ईआर, अंतर्देवी जालिका। एक वर्ग के जंतु, बोल रहा है कि एक वर्ग का जंतु होता है, उस वर्ग के जंतु को क्या बोलते हैं? कशेरुकी भी कहते हैं। कशेरुकी किसे बोलते हैं भाई? तो जिसका मतलब रीढ़ का हड्डी होता है। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? वे जीव जंतु होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखो रीढ़ की हड्डी, जैसे मनुष्य, गाय, रेंगने वाले जीव, पंछी, मेढक, इनको क्या बोलते हैं? कशेरुकी जंतु बोलते हैं। तो एक तरह का ये वर्ग का जंतु है कशेरुकी। इनको भाई इनमें क्या होता है? तो कशेरुकी के यकृत की कोशिकाओं में ये जो जंतु होता है कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी वाला, इनके यकृत की कोशिकाओं में एसीआर क्या करता है? ये भी तो अंतर्देवी जालिका ही है। अंतर्देवी जालिका दो होता है, एक रफ वाला और एक स्मूथ वाला। तो ये स्मूथ वाला इन जीवों के यकृत के कोशिका में क्या करता है भाई? ये एसीआर क्या करता है? विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एसीआर होता है यकृत के जो भी कोशिका होता है
उसके विष को या उसमें जो दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से जीव में भाई? तो कशेरुकी में, कशेरुकी वर्ग के जंतुओं में यकृत का जो कोशिका होता है और कोशिका में जो विष होता है, दवा होता है, उसको निराविषीकरण करता है कौन? ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ये भी काम है। ठीक, क्लियर हो गया। तो जो पहला कोशिका अंगक था अंतर्देवीय जाली का, क्लियर हो गया। अब इसका जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन भी करेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, गोल्जी उपकरण क्या होता है। अभी गोल्जी उपकरण कैंसिल करो, क्वेश्चन इसका कर लिया जाए अंतर्देवीय जालिका का। पहला है 316 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 316 देखो क्या बोल रहा है। ये PDF सबके पास होगा ही, अगर किसी के पास नहीं होगा तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना। अंतर्द्रव्य जालिका के स्वरूप से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक, पहला कथन दिया हुआ है, अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा पुटिकाओं का बड़ा तंत्र है। ये सही बात है भाई, दिया हुआ है झिल्ली युक्त नालिकाओं का बहुत बड़ा तंत्र है। दूसरा कथन, यह लंबी, गोल अथवा आयताकार पुटुकियों की तरह दिखाई देता है। यह भी बात सही है। लंबी तो नली जो होता है लंबा ही होता है, लंबी, गोल, आयताकार होता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हो गया क्वेश्चन नंबर 316 हो गया। 317 पे आ जाओ। 17 क्या पूछ रहा है? अंतर्द्रव्य जालिका की रचना किसके समान होती है भाई? तो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 318 पे आ जाओ। 318 क्या बोल रहा है कि इनमें से किस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं? राइबोसोम किस पे लगा हुआ होता है? जो रफ वाला होता है RER, खुदरा वाला RER। देखो कहाँ होता है भाई राइबोसोम? तो RER पर देखने पर खुदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। 318 हो गया। एक 308 नंबर भी है, देखो 308 क्या बोल रहा है। 308 पीछे आ जाओ, पीछे यहाँ पे आ जाओ। 308 308 नहीं है, शायद कुछ और लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 300 इसको छोड़ो, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं क्या लिख दिए हैं, 308 है कि क्या है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 357 पे आ जाओ। पीछे सर जो क्वेश्चन सेट किए हैं ना, पूरा आगे भी है पीछे भी है, हर जगह है। 357 पे आ जाओ। देखो बोल रहा है कि अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ वाला और एक रफ वाला। 2 पे टिक लगा देना। ठीक, 357 के बाद 359 नंबर। 359 क्या बोल रहा है? लिपिड तथा वसा अणुओं के निर्माण में सहायक अंतर्द्रव जालिका है। मतलब लिपिड और वसा अणुओं के निर्माण में कौन सहायता करता है? यहाँ पे दिया हुआ था वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कौन सा? SER, स्मूथ वाला। SER टिक लगा देना, SER खत्म। 360 पे आ जाओ। कोशिका द्रव में प्रोटीन के परिवहन हेतु नालिका तंत्र के रूप में कार्य करने वाला अंग कौन सा है? प्रोटीन का परिवहन होता है तो नालिका के रूप में कौन सा काम करता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका। ये भी बात सही है, प्रोटीन का परिवहन होता है, नालिका की तरह काम करता है। कौन? अंतर्द्रव्य जालिका। फिर आ जाओ उसी में क्वेश्चन नंबर, इसी को देख लो 361। यकृत की कोशिकाओं में विषैले पदार्थों एवं दवाओं के निर्विषीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं। यकृत की कोशिका में, तो किस जीव के यकृत के कोशिका में भाई? रिवीजन करा दे रहे हैं। केसरुकी जो वर्ग का जंतु होता है उनके यकृत की कोशिकाओं में
विष तथा दवा को निरावशीकरण करता है कौन? SER। SER देखो SCR हो जाएगा, ठीक। यकृत की कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को हटाता है SER। 362 नहीं है। एक और क्वेश्चन ये वाला है, देखो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 358। जिस अंतर्दैवीय जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं तथा जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहलाती है। जहाँ पे राइबोसोम लगा होता है कौन सा होता है भाई? RER। और RER पे ही प्रोटीन बनता है, चिकना वाला पे नहीं, खुरदरा वाला पे। जो खुरदरा वाला होता है, खुरदरा अंतर्दैवीय जालिका। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 360 भी हो गया, 361 भी हो गया, और की बचा है 319 और 320 भी देख लेते हैं। 319 और 320 क्वेश्चन सर इधर उधर सेट कर दिए हैं। देखो 319 यहाँ पे है। 319 क्या बोल रहा है? झिल्ली जीवत जनन का तात्पर्य क्या है? झिल्ली जीवत जनन क्या क्या तात्पर्य है? अभी हम लोग पढ़े हैं झिल्ली जीवत जनन का क्या होता है भाई? तो प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली के बनाने में, मतलब नया झिल्ली का निर्माण। क्लियर हो गया? झिल्ली जीवात जनन मतलब 320 भी है क्वेश्चन नंबर। विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्दैवीय जालिका कैसे दिखाई देती है? विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्दैवीय जालिका कैसे दिखाई देती है? विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्दैवीय जालिका विभिन्न रूप में दिखाई देती है। ये तो एकदम सिंपल था, विभिन्न रूप में दिखाई देती है। ये अभी पढ़ाए हैं तो आसान लग रहा है, अगर यही एग्जाम में आ जाए ना तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। तो अंतर्दैवीय जालिका का सारा क्वेश्चन हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। देखो यहाँ पे जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण होता है, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में भी होता है गोल्जी उपकरण, तो दोनों में होता है, चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो। अब ये होता क्या है और इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पोटिकाओं का एक तंत्र है। देखो ये एक साइंटिस्ट थे जो गोल्जी उपकरण के बारे में बताए थे, कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे इस कोशिकांग का नाम रखा गया है गोल्जी उपकरण। ये क्या बताए कि जो गोल्जी उपकरण होता है ये भी झिल्ली युक्त ही होता है, ये भी झिल्ली की तरह होता है, लेकिन क्या होता है भाई? झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। चपटी पुटिका मतलब एक तरह का थैला, पूरे थैला का एक तंत्र है। झिल्ली युक्त थैला का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। देखो जो एक दूसरे के ऊपर, जो एक दूसरे के ऊपर, देखो यहाँ पे है गोल्जी उपकरण, एक दूसरे के ऊपर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है गोल्जी उपकरण, सजा हुआ है। देखो एक यहाँ पे है, दो तीन, तीनों एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है। तो वही बात यहाँ बोला है कि एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है जिन्हें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुंडिका कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, और जो ये झिल्ली होता है गोल्जी उपकरण का, जो ये झिल्ली है, इनका संपर्क किससे होता है? तो ER से होता है। अभी हम लोग ER के बारे में तुरंत पढ़े। ER क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो गोल्जी उपकरण होता है इसका संबंध किससे होता है भाई? तो ER से जुड़ा होता है। क्लियर? तो इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। अब बताओ, अगर सिर्फ गोल्जी उपकरण ही होता तो थोड़ा सिंपल था, लेकिन अब इनका संबंध ER से है, ER के संपर्क में है। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है,
अब किसी का संपर्क किसी और से हो जाएगा तो क्या होता है भाई, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, जो संरचना होगा, वो जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र एक तरह से बन जाता है, दूसरे भाग को बनाती है, मतलब एक तरह से वो जटिल संरचना बन जाता है। जटिल संरचना कैसे बन जाता है, तो वो तो गॉल्जी उपकरण था ही, अब उसका संपर्क ईआर से हो गया, तो अब वो क्या हो गया भाई, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया। तो वही बोला है कि जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा हुआ है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी पदार्थ बनता है, संश्लेषित मतलब जो बनता है प्रोटीन ही बनता है, तो उसको गॉल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। क्लियर, वो पदार्थ जो भी ईआर में बनता है गॉल्जी उपकरण में पैक होता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गॉल्जी उपकरण उसको पैक करता है और कोशिका के बाहर हो या अंदर हो उसको विभिन्न क्षेत्रों में भेज देता है। कौन? गॉल्जी उपकरण। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन। और जो गॉल्जी उपकरण पैक करता है तो क्या क्या उसका काम है, तो इस कार्य में क्या क्या शामिल है भाई, तो पुटिका में पदार्थों का संचयन, पुटिका मतलब थैला तरह का होता है, गॉल्जी उपकरण थैला की तरह होता है, तो उसमें पदार्थों का संचयन होता है, पदार्थों का स्टोरेज होता है, रूपांतरण होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका मतलब रूप बदलता है, और तथा बंद करना होता है। यही गॉल्जी उपकरण का काम है, ये तीनों काम है। क्लियर। कुछ परिस्थिति में गॉल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। और देखो कुछ बोला है कि कुछ कंडीशन में गॉल्जी उपकरण में क्या होता है, तो जो नॉर्मल शक्कर से कॉम्प्लेक्स शक्कर बनता है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ होता है? गॉल्जी उपकरण में ही होता है। गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अब देखो गॉल्जी उपकरण का एक और काम है, क्या काम है भाई, तो गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। पूछेगा कि लाइसोसोम को कौन बनाता है, तो गॉल्जी उपकरण बनाता है। अब चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी कोई क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 364, 321, 322, 363, 321 देख लेते हैं पहले। 321, 321 क्या बोल रहा है कि गॉल्जी उपकरण झिल्ली रहित पुटिका है। झिल्ली रहित नहीं भाई, सहित, ये थैला है। देखो रहित बोल, रहित मतलब होता है नहीं, और सहित मतलब होता है हाँ चाहिए, ये रहित बोल रहा है, गलत है। द्रव जालिका में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़े तो पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल कथन 2 सही है। अब इसको बुक में नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, पैक किए जाते हैं, देखो पैक किए जाते हैं। क्लियर। और वो बोल रहा है कि थैला वाला, थैला सहित चाहिए, उसमें रहित बोल रहा है। देखो पुटिकाओं का एक तंत्र है मतलब थैला है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 321 हो गया, केवल कथन 2 सही है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर और कौन सा है, 321 हो गया। 322 पे आ जाओ। 322 क्या बोल रहा है, गॉल्जी बॉडी से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, गॉल्जी बॉडी की झिल्लियाँ अंतर्द्रवी जालिका से जुड़ी होती है। हाँ भाई, संपर्क में रहता है, अभी हम लोग पढ़े संपर्क में रहता है, और संपर्क में रहने के कारण ये जो स्ट्रक्चर होता है जटिल हो जाता है। दूसरा, गॉल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। हाँ भाई, निर्माण होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2। क्लियर। अब आ जाओ, 321 हो गया, 322 हो गया, 363 पे आ जाओ। 363, 363 देखो क्या बोल रहा है, गॉल्जी बॉडी का सबसे पहले विवरण किसने दिया, तो कैमिलियो गॉल्जी। अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, किसने दिया था भाई, कैमिलियो गॉल्जी। ठीक। 363, लाइसोसोम का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है भाई, गॉल्जी उपकरण, गॉल्जी तंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है भाई, तो गॉल्जी उपकरण करता है।
364 क्या बोल रहा है, ईआर में संश्लेषित पदार्थों को पैक करने का कार्य कौन करता है भाई, तो गोल्जी उपकरण करता है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे ईआर में जो पदार्थ तैयार होता है इसको पैक कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है। तो चारों क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइजोजोम। लाइजोजोम दोनों में होता है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो। कोशिका में कहाँ होता है लाइजोजोम, ये जंतु कोशिका का फिगर है, यहाँ दिया हुआ लाइजोजोम, देखो ये होता है लाइजोजोम जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में कहाँ होता है, पादप कोशिका में लाइजोजोम। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। अब हमें क्या पढ़ना है कि लाइजोजोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, लाइजोजोम काम क्या करता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एकदम ध्यान से सुनना। बोला है कि संरचनात्मक दृष्टि से, मतलब स्ट्रक्चरल रूप में जैसा इसका बनावट है, लाइजोजोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ये जो लाइजोजोम होता है इसके अंदर एक संरचना होता है और वो संरचना झिल्ली से घिरा होता है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। और जो संरचना झिल्ली से घिरा होता है उस संरचना में क्या होता है, तो पाचक एंजाइम होते हैं। और पाचक एंजाइम क्या होता है, जैसे हम लोग के शरीर, हम लोग जब खाना खाते हैं और पेट में जब खाना जाता है तो बहुत सारा एंजाइम आके खाना में मिल जाता है, उससे क्या होता है, तो खाना आसानी से पच जाता है। उसी तरह से लाइजोजोम का जो झिल्ली है, झिल्ली से घिरा हुआ जो संरचना है उसमें पाचक एंजाइम होता है। और वो एंजाइम क्या करेगा भाई, तो किसी चीज़ को पचाने में मदद करता होगा, पाचक एंजाइम वही होता है। आरईआर इन एंजाइम को बनाता है। और ये जो पाचक एंजाइम होता है इसको कौन बनाता है, तो आरईआर बनाता है। आरईआर के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। क्या होता है फुल फॉर्म, आर फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलेंगे, खुरदरा अंतर्दैवी जालिका। जो अंतर्दैवी जालिका पढ़े थे उसका दो गो प्रकार होता है, एक आरईआर और एक एसीआर। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं यहाँ पे अंतर्दैवी जालिका में। तो जो पाचक एंजाइम होता है इसको कौन बनाता है, तो आरईआर बनाता है। क्लियर। लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अब देखो बता रहा है कि लाइजोजोम क्या होता है भाई, तो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब जो भी कोशिका के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये निपटाता है, साफ करता है लाइजोजोम। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। यहाँ बता ही रहा है कि अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट साफ करता है कोशिका के जो अंदर में होता है वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करता है, ये बाहरी पदार्थ जो भी कोशिका के अंदर कोई बाहरी पदार्थ आता हो या कोई कोशिका अंगक है। अब मान लो ये कोशिका है और कोशिका में बहुत सारा अंगक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, बहुत सारा चीज़ होता है। तो कोई कोशिका के अंदर कोई बाहरी पदार्थ आ गया या कोई कोशिका अंगक पुराना है, टूट फूट गया, अब वो अंगक काम नहीं कर रहा है, ठीक, तो उसको पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है, उसको पचा उचा के कोशिका को साफ कर देता है। कौन, लाइजोजोम। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, अब कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ भाई क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया अथवा भोजन भी हो सकता है, तथा पुराने अंगक। पुराने अंगक मतलब जैसे कोशिका के अंदर तो सिर्फ लाइजोजोम नहीं है, बहुत सारा अंगक है, केंद्रकीय झिल्ली है, गोल्जी उपकरण है, केंद्रक है, बहुत सारा चीज़ है। तो जो बाहरी बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, या कोई भोजन होगा या कोई पुराना अंगक होगा, उसको क्या करता है, पुराना अंगक जो होगा उसको लाइजोजोम, ये सब लाइजोजोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब क्लियर हो गया होगा कि लाइजोजोम के अंदर जो बाहरी पदार्थ है, जैसे बैक्टीरिया चला जाए, भोजन चला जाए, या कोई पुराना अंगक ही होगा काम नहीं कर रहा है, तो लाइजोजोम के अंदर चला जाता है ये सब वेस्ट प्रोडक्ट। और लाइजोजोम क्या करता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और पचा देता है। यही काम है लाइजोजोम का। लाइजोजोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में
तोड़ते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि लाइसोसोम में क्या होता है भाई, तो एक झिल्ली से घिरा संरचना होता है और उस संरचना में पाचक एंजाइम होता है और वो पाचक एंजाइम क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है कोशिका के अंदर उसको तोड़ फोड़ के पचा देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करता है, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जो भी जटिल पदार्थ होता है कोशिका के अंदर वो लाइसोसोम में चला जाता है और लाइसोसोम उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देता है और पचा देता है। खत्म। कोशिकीय चयापचय, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कोशिकीय चयापचय होता क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारा रासायनिक प्रतिक्रिया होते रहता है भाई। कोशिका सजीव वाला अंग है, तो उसके अंदर बहुत सारा रासायनिक प्रतिक्रिया होते रहता है। उस प्रतिक्रिया से क्या होता है भाई, तो ऊर्जा उत्पन्न होता है और वही ऊर्जा जीवों को जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। कोशिका भी क्या है, सजीव है और कोशिका के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलने से पार्ट्स बनता है और पार्ट्स बनने से एक बॉडी बनता है, एक सजीव बॉडी बनता है। तो जीवों को जीवित रखने के लिए कोशिका को जीवित रखना बोल दो या कोशिका से मिलके ही ना बॉडी बनता है या कोई जीव बनता है। तो उन जीवों को जीवित रखने के लिए कोशिका के अंदर कोशिकीय चयापचय होता है, केमिकल प्रतिक्रिया होता है। उस केमिकल प्रतिक्रिया से एनर्जी उत्पन्न होता है और उस एनर्जी से जीव जीवित रहता है। तो उस प्रोसेस में व्यवधान आ जाता है। अब व्यवधान आ जाएगा मतलब क्या हो जाए कि वो जो प्रोसेस चल रहा था एनर्जी बनने वाला, अब वो एनर्जी नहीं बनेगा, व्यवधान आ गया। तो व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाता है, अब बताओ जो कोशिका के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था अब ये प्रोसेस रुक गया, तो क्या होगा भाई, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कोशिका डेड हो जाएगा। और डेड होगा तो क्या होगा, लाइसोसोम क्या होगा भाई, फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता ही है और वो एंजाइम क्या करेगा, तो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। ये कौन सा कोशिका होता है, जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, मृत हो जाता है, डेड हो जाता है और लाइसोसोम फट जाता है। और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है, हम लोग पढ़े ही हैं। और वही एंजाइम जो क्षतिग्रस्त कोशिका होता है, जो डेड कोशिका होता है, उसको वो पचा देता है। वो वही एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर होता है। क्लियर। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसीलिए कोशिका को लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यही एग्जाम में पूछता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो कोशिका के अंदर एक प्रोसेस होता है कोशिकीय चयापचय, इसमें व्यवधान आ जाता है तो कोशिका के अंदर एनर्जी नहीं बन पाता है, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, डेड हो जाता है। और डेड हो जाता है तो लाइसोसोम जो है फट जाता है। जब कोशिका जीवित रहेगा तभी तो लाइसोसोम काम करेगा। लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है उस क्षतिग्रस्त कोशिका को पचा देता है। और इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम क्या किया, लाइसोसोम खुद के ही कोशिका को पचा दिया, खुद के ही कोशिका को खा गया, मतलब साफ कर दिया। इसीलिए क्या बोलेंगे, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्लियर हो गया। कोशिकीय चयापचय के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब लिख दिए हैं, टेलीग्राम में सब अपडेट कर देंगे, पढ़ लेना। वही जो बताया वही लिखा हुआ है कि जीवित कोशिकाओं के भीतर बहुत सारा रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जो जीव को जीवित रखने के लिए ऊर्जा पैदा करता है और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। वही बात बोले। नेक्स्ट है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कैमिलो गोल्जी के बारे में। कैमिलो गोल्जी क्या किए थे भाई, तो यहाँ पे गोल्जी उपकरण का खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। पढ़ लेते हैं इनके बारे में, जीवन में क्या क्या किए, कैसे कैसे किए। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटानो में हुआ था। ये कहाँ है भाई, ब्रेसिका के समीप कोरटानो, ये इटली में है। इटली का कोई शहर होगा, शहर का कोई लोकल टाउन होगा, वहीं पे हुआ था इनका जन्म। इन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। वहाँ पे कोई विश्वविद्यालय है, पाविया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेडिसिन में इन्होंने अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। देखो जो पाविया जगह है वहाँ पे वहीं पे कोई लोकल टाउन होगा सेंट मेटियो,
वहाँ के अस्पताल में पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखे। जो भी है ये सब जगह है, मान लो वहाँ पे कोई जगह है, अस्पताल में अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित था, और उस टाइम वो जितना भी खोज किए थे वो सब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ था। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, नस वाला जो सिस्टम होता है उसी से जुड़ा हुआ था। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। अब देखो क्या बोल रहा है। 1872 में क्या किए, तो एक कोई जगह है एबिया टेग्रेसो, वहाँ पे कोई एक दीर्घकालिक रोग का अस्पताल है। कैसा होता है कि फलना फलना रोग का अस्पताल है, चिन्ना रोग का अस्पताल है, वैसे ही कोई दीर्घकालिक रोग का वहाँ पे अस्पताल है। उस अस्पताल में मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी का पद ग्रहण किया। कौन? गॉल्जी ने, कैमिलो गॉल्जी ने। उन्होंने मतलब ये एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है, बस बता दे रहे हैं कि देखो लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल होता है, कैसे कैसे लोग खोज करता है। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। और देखो जिस अस्पताल में उन्होंने पदाधिकारी का पद ग्रहण किया, उस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर खोज किया। देखो तंत्रिका तंत्र पर खोज की, नर्वस सिस्टम पे। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। जो किचन था अस्पताल का उसको क्या बना लिया? प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की, और इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि जो तंत्रिका तंत्र था या कोशिका का संरचना था उसको अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि। अभिरंगित क्या होता है भाई? देखो अभिरंगित, रंगना रंगना रंगना, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है या जो कोशिका होता है ये तो हम लोग के डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए इन पे विशेष तरह का रंग चढ़ाया जाता है, रंगित विशेष तरह का रंग चढ़ाया जाता है या रासायनिक परत चढ़ाया जाता है, ताकि इनका जो पार्ट्स है एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सके। वही होता है अभिरंगित करना। तो अभिरंगित करने का क्रांतिकारी विधि प्रदान किए, और इस विधि को क्या कहा गया? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। क्लियर? इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था, और ये इस विधि को तैयार करने के लिए, ब्लैक रिएक्शन को तैयार करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का। तनु मतलब क्या होता है कि मतलब सांद्र नहीं है, पानी ज़्यादा उसमें, तनु घोल का उपयोग किया। और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जान लो, AgNO3, जो लूसेंट का केमिस्ट्री पार्ट था वहाँ बताए थे। तो सिल्वर नाइट्रेट का तनु घोल का उपयोग किया ब्लैक रिएक्शन के विधि को खोजने के लिए। विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। जो ये सिल्वर नाइट्रेट था ये क्या किया भाई? जो कोशिका का कोमल शाखा मतलब कोशिका का बहुत सारा अंगक होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है, और उन पार्ट्स की प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए, उन पार्ट्स का जो भी प्रोसेस था, उनका जो भी प्रक्रिया था, उसके अंदर जो भी पार्ट्स था उसको पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौन? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का तनु घोल। आगे आओ। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे, और इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में काम करते रहे। इसी कौन से डायरेक्शन में भाई? तो तंत्रिका तंत्र और कोशिका संरचना के बारे में जानने के दिशा में कार्य करते रहे पूरा जीवन। इस विधि में सुधार करते रहे और बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव भी किए। गॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। उच्चतम उपाधि भी मिला और पुरस्कार भी मिला। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रामिनो काजल, ये भी कोई साइंटिस्ट होंगे, अब पता नहीं पुरुष है कि फीमेल है, कोई साइंटिस्ट होगा, बस याद रखना। इन्हीं के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? कैमिलियो गॉल्जी को। तो गॉल्जी उपकरण के खोज के लिए नहीं दिया गया, खोज इसका किए थे, लेकिन इसके लिए नहीं दिया गया। किसके लिए दिया गया?
तो तंत्रिका तंत्र के संरचना के कार्य के ये के बारे में बताए थे। नर्वस सिस्टम के कार्य के बारे में बताए थे, संरचना के बारे में बताए थे। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। अब चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है। लाइजोजोम से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 324। 324 क्या है भाई? 324, निम्न कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं। लाइजोजोम झिल्ली विहीन संरचना है। नहीं भाई, लाइजोजोम में झिल्ली होता है। विहीन मतलब बोला नहीं, लाइजोजोम में झिल्ली होता है। इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि झिल्ली से घिरा, झिल्ली से घिरा झिल्ली होता है। लाइजोजोम के पाचक एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ भाई, आरईआर द्वारा बनाया जाता है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। केवल कथन 2 सही है। देखो, आरईआर के द्वारा बनाया जाता है। आरईआर इन एंजाइम को बनाते हैं। 324 क्लियर। 323 पे आ जाओ। लाइजोजोम से संबंधित कथनों पर विचार करें। लाइजोजोम बाहरी पदार्थों व टूटे फूटे कोशिकांगों को पचाता है। सही है भाई, बाहरी पदार्थों को, जैसे बैक्टीरिया हुआ, भोजन हुआ, उसको पचाता है। टूटा फूटा जो भी अंगक होता है उसको भी पचाता है। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया का नाम आ ही गया। बैक्टीरिया जैसे बाहरी पदार्थ लाइजोजोम में चले जाते हैं। दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। तो 323, 324, अब आ जाओ 323 तो हो ही गया, उसी का लिख दिए थे। 365, 365 क्या बोल रहा है देखो। 365 कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहलाता है भाई। तो लाइजोजोम को कहलाता है अपशिष्ट निपटान तंत्र। देखो लिखा हुआ है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है लाइजोजोम। 365 भी हो गया। और कोई है? 366, 366 है। 366 पे आ जाओ। लाइजोजोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को खा के पचा के खत्म कर देता है। देखो लिखेगा, यह अपनी ही कोशिका का पाचन कर सकता है, इसीलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्लियर। तो लाइजोजोम का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब इनसे भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आसान आसान है, बस क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 369 नंबर। 369 नंबर क्या क्वेश्चन है? कैमिलियो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन विधि से किस घोल का उपयोग किया था? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 326 है। 326 देखो, कैमिलियो गोल्जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला भाई? तो 1906 में मिला। अभी सब क्वेश्चन कराने लायक है, बताओ तो। 1906 में मिला। तो यहाँ तक क्वेश्चन अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम हो या तुम लोग हो कुछ नहीं जानते हैं, एकदम दिमाग ब्लैंक कर दो और फिर पढ़ो इसको, देखो कितना मजा आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। कहाँ होता है पहले ये देखो, दिमाग में कैसे बैठाया जाता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। जंतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ पे है भाई? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देख लिए। अब पढ़ते हैं ये क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियन कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर है। अब बिजली घर मतलब ये मत समझना कि बिजली देता है। बिजली मतलब ये एक तरह के, बिजली क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा घर है, ऊर्जा देता है कोशिका को। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली का बना होता है। देखो दोहरा झिल्ली, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक 2 लाइन है, दोहरा झिल्ली है। तो दोहरा झिल्ली का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बाहरी झिल्ली छिद्रित होता है। जो बाहरी झिल्ली होता है वो छेद टाइप का होता है, और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। जो बाहरी झिल्ली होता है, बाहरी वाला, ये छिद्रित होता है, और जो अंदर वाला झिल्ली होता है, भीतर वाला झिल्ली, वो वलित होता है। वलित मतलब कि मुड़ावदार होता है, सीधा नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मुड़ाव होता है, मुड़ावदार होता है। वलित उसी को बोलते हैं, मुड़ावदार। ये वल है, ये जो
जो बोल रहा है कि भीतरी झिल्ली वलित होता है, तो वही वलित के बारे में बता रहा है कि वलित क्यों होता है। तो ये वल है, ये जो मुड़ोदार होता है अंदर में, ये क्यों होता है भाई? तो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है। एटीपी के बारे में बताएंगे क्या होता है। एटीपी एक ऊर्जा है, तो एटीपी ऊर्जा बनाता है। तो एटीपी ऊर्जा बनाता कौन है भाई? तो रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। और रासायनिक क्रिया जिस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र को बड़ा बनाता है। कौन बड़ा बनाता है? तो यही वल है, जो अंदर में वलित होता है, मुड़ादार होता है, घुमावदार होता है। वही वलय क्या करता है? एटीपी जो रासायनिक क्रिया बनाता है, और रासायनिक क्रिया जो क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र को बड़ा बनाता है। क्लियर? कौन? यही वलय जो अंदर में वलित होता है, मुड़ादार होता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखो, एटीपी के बारे में बता रहे कि एटीपी क्या होता है। तो जीवन के लिए आवश्यक, जो हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरी विभिन्न रासायनिक क्रिया को करने के लिए जो हमें एनर्जी का ज़रूरत होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर हो गया? मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे रासायनिक क्रिया को करने के लिए हमें ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया हमें प्रदान करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख दिए हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। तो ये जो बोल रहा था बिजली घर है, बिजली घर मतलब क्या? ऊर्जा घर, ऊर्जा देता है। अब समझ में आ गया? के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या होता है भाई? तो कोशिका का ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने, शरीर जब नया केमिकल कंपाउंड बनाता है, या कोई भी यांत्रिक कार्य के लिए, शरीर का कोई भी यांत्रिक कार्य होता है, उसके लिए एटीपी में संचित ऊर्जा को उपयोग करता है। क्लियर हो गया? जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, उसका शरीर क्या यूज़ करता है? तो जो केमिकल कंपाउंड बनाना होता है शरीर को, या कोई कार्य करना होता है, तो यही एटीपी से ऊर्जा लेता है। कौन? हमारा बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है। अद्भुत अंग है एकदम, मतलब क्या, मतलब सरप्राइज वाला अंग है, अद्भुत अंग है। कोशिका का अंगक है, जानते हैं हम लोग। क्योंकि अद्भुत अंगक क्यों है भाई? क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। जब इसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं भी बनाता है। क्लियर हो गया? अब इतना बढ़िया लूसेंट में कभी एक्सप्लेन करेगा? देख लो एक बार, लूसेंट खोलो, देख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना बताया ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर एनसीईआरटी, अब बताओ, एनसीईआरटी का हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, तो लूसेंट का माइटोकॉन्ड्रिया इसके सामने टिकेगा? हम लोग ऐसे ही मतलब खुद पढ़ के एक नोट्स लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लूसेंट से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो कौन कौन देखा है एक बार कमेंट करना है। जो यहाँ पे रहस्य बता दिए कि लूसेंट पढ़ना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, अब क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 372, 327, 371, 328 भी है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, 328 से देखते हैं। 328 और 327, 327, 328। देखो, 327, कोशिका की ऊर्जा किसे कहा जाता है भाई? एटीपी को कहा जाता है। क्लियर? 328, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है भाई, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है, दोनों कथन सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं। दो क्वेश्चन क्लियर हो गया, 327 और 328। अब आ जाते हैं 370, 71, 72। 370 पे आ जाओ, सारा चीज़ क्लियर करा देंगे। मेरे जैसा कोई यूट्यूब पे पढ़ा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस दिन मेरे जैसा कोई पढ़ा दिया, तुम लोग मुझे बताना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। 370 पे आ जाओ। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को। 371, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एटीपी के रूप में, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली होता है, कितना झिल्ली होता है भाई? 2 झिल्ली होता है, एक बाहरी झिल्ली, एक भीतरी झिल्ली।
फिर यहाँ पे कौन से कोशिकांग में कौन से कोशिका का अंग है इसमें से जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। क्लियर हो गया चारों क्वेश्चन, 70, 72, 71, 73 सब क्लियर हो गया, 73 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड के बारे में हम लोग को पता है ही कि जो प्लास्टिड होता है ये पादप कोशिका में होता है, प्लांट में होता है। और इसका मतलब होता है क्या है, तो प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मतलब पौधा क्लोरोफिल के सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना खाना बनाता है, तो यही होता है प्लास्टिड। चलो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, प्लांट सेल में होता है। फिगर में देख लो, ये है पादप कोशिका, इसमें प्लास्टिड कहाँ है भाई, तो प्लास्टिड मतलब बताए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, हरित लवक। यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो बोलना है बोलो, ये होता है हरित लवक, पादप कोशिका में होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होता है भाई, तो रंगीन प्लास्टिड होता है। एक होता है लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट क्या होता है, तो श्वेत उजला होता है तथा रंगहीन प्लास्टिड होता है, या कोई उस पर रंग नहीं होगा। तो प्लास्टिड दो होता है, एक क्रोमोप्लास्ट और एक लिकोप्लास्ट। क्लियर। अब पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखो बता रहा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो हरा वाला होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश, अब जैसे बताया थे अभी बताया थे कि पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या यूज है, तो पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू पौधा अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने के लिए यही क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करता है, तो बहुत आवश्यक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है भाई, तो क्लोरोफिल होता है, स्टार्टिंग में बताया। तो क्लोरोफिल के अतिरिक्त और क्या होता है भाई, तो विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, पीला और नारंगी रंग का वर्णक भी होता है उसमें। अब पढ़ेंगे लिकोप्लास्ट के बारे में, जो दूसरा इसका टाइप है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, मतलब लिकोप्लास्ट ऐसा अंगक है, ऐसा प्राथमिक रूप का अंगक है जिसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, तेल होता है तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं उसमें, मतलब इकट्ठा होता है स्टार्च, तेल, प्रोटीन, किसमें, लिकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके भीतरी संरचना में बहुत सारा झिल्ली युक्त परतें होता है। क्लियर। जो एस्टोमा में स्थित होता है, जो झिल्ली युक्त परतें होता है, ये कहाँ होता है भाई, तो एस्टोमा में होता है। ये एस्टोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एस्टोमा होता है। इसी एस्टोमा में बहुत सारी झिल्ली वाली परतें होती हैं। अब एस्टोमा क्या होता है भाई, तो एस्टोमा गाढ़ा तरल वाला क्षेत्र होता है, कहाँ पे भाई, क्लोरोप्लास्ट में, और इसी में बहुत सारी झिल्ली वाली परतें होती हैं। प्लास्टिड बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। प्लास्टिड का जो बाहरी रचना होता है, बाहरी रचना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह से प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 329, 330, 331, 329। 329 क्या बोल रहा है, प्लास्टिड से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सही है। प्लास्टिड की रचना माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, तो दोनों कथन सही है। 330 देख लो, प्लास्टिड से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिड केवल, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, पादप कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, रिपीट कर गया है। और कौन सा है, 330 और 329, 330 हो गया। 331 देख लेते हैं। 331 बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, सही होता है भाई। इसमें भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है, प्लास्टिड में भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है, अभी पढ़े हम लोग। कथन 2, लिकोप्लास्ट
प्राथमिक प्लास्टिड होता है, लिकोप्लास्ट होता है, प्राथमिक प्लास्टिड होता है। हाँ, प्राथमिक प्लास्टिड ही होता है। देखो लिकोप्लास्ट जो होता है, लिकोप्लास्ट कहाँ है, प्राथमिक अंगक होता है। लिकोप्लास्ट क्या होता है भाई, प्राथमिक रूप से अंगक होता है। सही है, तो दोनों कथन सही है। 331 का दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 329, 330, 331 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रसधानियाँ, और बस यही लास्ट टॉपिक है, रसधानियाँ और कोशिका विभाजन। इसके बाद चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। ये भी एक कोशिका अंगक ही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है, वैसे ही ये भी है। इसको इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं। ये मेरा दोस्त लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब जान लेते हैं कि रसधानियाँ क्या होता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। क्या है भाई, ठोस पदार्थ का या तरल पदार्थ का एक संग्राहक थैलियाँ है, मतलब थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे ये पादप कोशिका है, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है वैक्यूल्स, रसधानियाँ, यही है रसधानियाँ। ये क्या हो सकता है, तो ठोस या तरल पदार्थ का एक थैला जैसा है, वही बात बोल रहा है इसमें। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। जो जंतु कोशिका होता है उसमें रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। देखो ये पादप कोशिका है, इसमें रसधानी कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा होता है। यही जंतु कोशिका में ये रसधानी बहुत छोटा होता है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक का होता है। यहाँ बोला कि जो पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है वो बता रहा है कि कुछ पौधा में कोशिका का जो रसधानी होता है उसका माप कितना हो सकता है, तो कोशिका के आयतन का, मान लो कोशिका कितना बड़ा आयतन है, इस आयतन का 50% से लेकर 90% तक ये बड़ा हो सकता है रसधानियाँ, उसका माप बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है। जो पादप कोशिका का रसधानी है इसमें क्या भरा रहता है, तो द्रव भरा रहता है, इसमें द्रव भरा हुआ है। और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। स्फीति मतलब क्या होता है, टाइटनेस, और कठोरता प्रदान करता है। कौन भाई, जो जो द्रव भरा रहता है रसधानी में, वो कोशिका को स्फीति, टाइटनेस और कठोरता प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। पौधों के लिए जो चीज़ जरूरत होता है, बहुत आवश्यक वाला चीज़ पदार्थ रसधानी में स्थित होता है। कौन कौन सा पदार्थ आवश्यक हो सकता है भाई, जो रसधानी में होता है, ये अमीनो अम्ल हो सकता है, शकरा हो सकता है। शकरा क्या होता है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो घुलनशील होता है और ये स्वाद में मीठा होता है, एक तरह से हम शुगर बोल सकते हैं। तो अमीनो अम्ल होता है, शकरा होता है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल होता है तथा कुछ प्रोटीन होता है। किसमें, रसधानी में। एक कोशिक जीव, जो एक कोशिक जीव होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, अमीबा, जैसे अमीबा का जो खाद्य रसधानी है में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे एक कोशिका जीव है जैसे अमीबा, तो अभी हम लोग पढ़े कि रसधानी जो है जंतु कोशिका में भी होता है, तो अमीबा जंतु है। तो एक कोशिका जीव जैसे अमीबा, इसके जो खाद्य रसधानी है उसमें क्या होता है भाई, तो अमीबा द्वारा उपयोग में जो लाया जाने वाला जो उसका खाद्य पदार्थ है वही होता है उसमें, समझ गए। तो जो जंतु का रसधानी होता है जैसे अमीबा, उसमें क्या होता है भाई, उसके रसधानी में तो जो चीज़ खाता है ना वही रसधानी में होता है। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानी के अतिरिक्त, कुछ ऐसा एक कोशिक जीव होता है तो रसधानी के अतिरिक्त मतलब जो रसधानी का काम है कि खाद्य पदार्थ रखता है, उसके अतिरिक्त को यहाँ पे साफ से नहीं लिखा हुआ है, तो उसके अतिरिक्त और क्या होता है, तो जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, रसधानी। रसधानी का जंतु में क्या काम है, तो खाद्य पदार्थ रखता है। इसके अलावा
जल तथा कुछ अपशिष्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? रसधानी, जंतु का रसधानी। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, बात सही है भाई। सब कोशिका का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। तो प्रत्येक कोशिका का अपना संरचना होता है, स्पेशल संरचना होता है जिसके द्वारा वे क्या करते हैं? विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे सांस लेने वाला काम करते हैं, पोषण वाला काम करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं, कोशिका से बाहर निकालते हैं या नया प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। उनका जो अपना संरचना होता है उसी के अकॉर्डिंग संरचना होता है कोशिका का। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। तो अभी यहाँ पे लिख दिया कि कोशिका का अपना एक संरचना होता है, उसी के थ्रू अपना बहुत सारा कार्य करता है। और ये सब क्यों होता है भाई? ये सब कार्य क्यों होता है? तो बोला है कि उनका अपना संरचना होता है और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि उनका जो झिल्ली होता है, जो कोशिका का अंगक होता है, एक विशिष्ट संरचना के कारण ही ये सब कोशिका अपना कार्य कर पाता है। क्लियर? अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो बता रहा है कोशिका के बारे में। अब चैप्टर लास्ट हो रहा है तो अब कोशिका के बारे में बता रहा है कि कोशिका जो होता है सजीवों का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सारे जीव कोशिका से ही बना होता है। एक बेसिक यूनिट क्या, जैसे घर बनाने के लिए एक ईंटा होता है बेसिक यूनिट, वैसे ही ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका सभी जीवों के लिए। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। और ये क्या है भाई? कोशिका मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। देखो जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से पार्ट्स बनता है, अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, बॉडी बनता है। तो बॉडी जो कार्य करता है या बॉडी कार्य करता है या बोल सकते हैं कि कोशिका कार्य करता है, क्योंकि बॉडी जो है कोशिका से ही तो बनता है। तो बॉडी कोई भी कार्य किया मतलब कोशिका कार्य किया। तो कोशिका क्या होता है? जीवन का एक मूलभूत बेसिक क्रियात्मक इकाई भी होता है वही, क्योंकि कोई भी जीव होता है, सजीव होता है, उसका बेसिक यूनिट कोशिका होता है और कोशिका ही सब कुछ कार्य करता है। तो क्लियर हो गया? इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम आज पता नहीं आज हमको क्या हो गया है कि एक ही बार में सब क्लियर कर दे रहे हैं, 2-3 शॉट नहीं लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 332 पहले देख लो। 332 क्या बोल रहा है कि कथन 1, जंतु कोशिका में रसधानी बड़ी होती है? नहीं, जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है। पादप कोशिका में बड़ा होता है, गलत है। पादप कोशिका की रसधानी कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है, सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। और जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है, ये बोला है बड़ा होता है। तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, केवल कथन 2 सही है। 333 पे आ जाओ। पादप कोशिका को स्फीति तथा कठोरता कौन प्रदान करता है? तो रसधानी प्रदान करता है। अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पे दिया हुआ है कि पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता कौन प्रदान करता है? तो रसधानी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 332 हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था? 333 हो गया। क्वेश्चन खत्म। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लोग को शरीर में कहीं कट उठ गया, तो देखे हो कि 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जब भी वो ठीक हो जाता है, वहाँ पे नया चमड़ा आ जाता है। तो कैसे होता है भाई? तो वहाँ पे जो कटा रहता है ना, वहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है। वहाँ उस स्किन पे, वहाँ त्वचा पे कोशिका का विभाजन होता है, तो वहाँ पे नया कोशिका आ जाता है। तो वो कोशिका विभाजन के ही थ्रू होता है। एक होता है जैसे मान लो नया संतान उत्पन्न करना है, पैदा करना है, जन्म देना है, तो उसके लिए भी कोशिका विभाजन होता है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है और कैसे होता है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु, देखो वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक, जिससे जो पुराना और मृत कोशिका है या क्षतिग्रस्त कोशिका है, उसका प्रतिस्थापन होता है, उसके स्थान पे नया कोशिका आता है। या और प्रजनन, मान लो नया संतान उत्पन्न करना हो तो उसके लिए भी कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि नया संतान उत्पन्न करने के लिए हमें युग्मक चाहिए। युग्मक मतलब क्या? कि नर और मादा जनन कोशिका चाहिए, उसी को बोलते हैं युग्मक। युग्मक क्या होता है एक बार समझ लो। जैसे युग्मक मान लो बोल दिए, तो युग्मक मतलब हो गया नर जनन कोशिका, जिसको बोलते हैं हम लोग शुक्राणु, मादा जनन कोशिका जिसको बोलते हैं अंडाणु।
जब ये नर जनन कोशिका होगा, मादा जनन कोशिका होगा, तभी तो नया संतान उत्पन्न होगा। ये युग्मक होगा तभी तो युग्मक मतलब ये दोनों होता है, दिमाग में डाल लेना। तो कोशिका विभाजन दो कारणों से होता है। एक, जो कोशिका मृत हो गया है या मान लो कहीं कट उट गया है, सब मतलब वहाँ कोशिका डिस्ट्रॉय हो गया है, तो नया कोशिका बनाने के लिए और प्रजनन करने के लिए युग्मक का जरूरत बनता है। और युग्मक कैसे बनता है? तो कोशिका विभाजन से ही बनता है। आगे दिया हुआ है, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जो नया कोशिका बनने का प्रोसेस है उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है। एक होता है सूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्ध सूत्री विभाजन नामक दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम लोग कि सूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु, मैक्सिमम कोशिका वृद्धि करने के लिए क्या करती हैं? विभाजित होती हैं। कोशिका ही विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, इस प्रोसेस में जो कोशिका विभाजन होता है, इसमें जो प्रत्येक कोशिका होता है, मान लो ये कोशिका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यही विभाजित होने वाला है, तो इसको बोल देंगे मातृ कोशिका। यही बोल रहा है कि जो मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, यही विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। बन गया, फिगर में दिखाया हुआ है 5.7 में। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। जो दो गो संतति कोशिका बना, इसमें जो गुणसूत्र का संख्या होगा, जो मातृ कोशिका होगा, उसके समान ही होगा। दोनों में गुणसूत्र बराबर होगा। वही बोल रहा है कि समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। अब देखो, अब यहाँ पे आया कि जो ये सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन बोलो या समसूत्री बोलो, दोनों सेम ही है। यहाँ पे लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख दिया है सूत्री, यहाँ पे लिखा है सूत्री, तो इसी सूत्री को समसूत्री भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिख दिया समसूत्री, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन क्यों होता है, क्या जरूरत है भाई? तो वही हम बात बोले कि जब जीवों में वृद्धि करना होता है, कोई एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा अपना कोशिका बांटता है और दो जीव बन जाता है। या मान लो ऊतकों का मरम्मत करना हो, जैसे मान लो हम लोग कहीं कट उठ गया शरीर में, तो वहाँ पे नया चमड़ा कैसे आ जाता है भाई? तो वही कोशिका विभाजन होता है। ऊतकों के मरम्मत में सहायता होता है ये समसूत्री विभाजन, इसीलिए कोशिका का विभाजन होता है। क्लियर? अब दूसरा विभाजन है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों, जंतु का जो प्रजनन अंग होता है, जो पौधा का प्रजनन अंग होता है, वो मान लो अगर प्रजनन करना हो तो पहले तो अंग चाहिए, और अंग चाहिए तो कोशिका चाहिए। तो पहले कोशिका का विभाजन होगा, और विभाजन होकर क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। वही जो भी बताया कि नर जनन कोशिका बनेगा, मादा जनन कोशिका बनेगा, तब न प्रजनन होगा। उसके बाद न दोनों में निषेचन होगा। देखो आगे बोल रहा है रिप्रोडक्शन होगा। तो जो प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर, देखो जो प्रजनन अंग है उसका कोशिका विभाजित होता है, तो दो गो युग्मक बनता है, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका। या ऊतकों की विशेष कोशिका विभाजित होती है, या प्रजनन अंग का बोलो वहाँ पे कोशिका विभाजित होती है, या प्रजनन अंग का जो ऊतक होता है वो विभाजित होता है, तो क्या बनाता है? युग्मक बनाता है, जिससे प्रजनन होगा। इसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। तो युग्मक मान लो बन गया। युग्मक मतलब नर जनन कोशिका बन गया और मादा जनन कोशिका बन गया। नर और मादा तैयार हैं। अब क्या होगा? तो जो निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात संतति निर्माण कराती है, मतलब संतान का उत्पन्न होता है। निषेचन मतलब रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? संतान का निर्माण कराती है। ये कौन सा कोशिका विभाजन है भाई? तो बोला है यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। अर्धसूत्रण विभाजन इसी को बोलते हैं। तो अर्धसूत्रण को याद रखना कि प्रजनन करके वृद्धि करना है, तो प्रजनन के लिए भाई दो गो चाहिए, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका।
तो वो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका अर्धसूत्रण विभाजन से ही होता है, जिसमें क्रमशः दो गो विभाजन होता है। देखो दो गो विभाजन होता है, दो गो विभाजन होता है, मतलब ये दो गो विभाजन नहीं होता है। जैसे मान लो एगो यहाँ पे कोशिका है, ये दो गो विभाजन हुए, कि यहाँ पे हुआ एक विभाजन, यहाँ पे हुआ एक विभाजन, यहाँ पे हुआ, तो दो गो विभाजन हुआ, ये वाला और ये वाला। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिका बनाती है। जब अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित हुआ, अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित हो गया भाई, तो दो की जगह क्या हो गया भाई, चार गो कोशिका बन गया। तो इसमें दो की जगह चार कोशिका बन जाती है, फिगर 5.8। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में जो नया कोशिका बना ये, और जो मातृ कोशिका है ये, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो मातृ कोशिका में जितना गुणसूत्र होगा और जो नया कोशिका बना है इसमें आधा हो जाएगा गुणसूत्र। इसमें क्या था भाई, तो गुणसूत्र दोनों में बराबर रहेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई? तो जो संतति कोशिका है इसमें आधा क्यों हो गया, गुणसूत्र आधा क्यों हो गया, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चैप्टर खत्म हो गया और इसका जितना क्वेश्चन भी था सब करा दिए हैं। बाकी जो एक दो क्वेश्चन बचा होगा ना, तो अगर चैप्टर बढ़िया से पढ़े होगे मेरे से तो आराम से बना दोगे। तो NCERT चैप्टर 5 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ख़त्म किए हैं। इसको बढ़िया से पढ़ना और आगे का जो भी चैप्टर है उसको भी ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग उत्तक, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, इसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट होगा।